आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल की उबूरी वज़ीर आज़म सुशीला कार्की से फ़ोन पर की बात। हालिया जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का किया इज़हार। अमन व इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशों की हिमायत के भारत के पुख्ता अज़्म का किया इयादा। इलेक्शन कमीशन का राहुल के इल्जामात पर पलटवार। तमाम इल्जामात को बताया गलत और बेबुनियाद। दूसरी तरफ अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर आयद किया आईनी इदारों के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम। बिहार के बेगूसराय और रोहतास में ऑपोजिशन पर बरसे बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह। कांग्रेस और आरजेडी को करार दिया दरअंदाजों का मुहाफिज। बीजेपी कारकुनों से किया जीत के अज़्म का इजहार। बिहार के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा। 2 साल तक हर माह मिलेगा 1,000 रुपए का अलाउंस। 12वीं जमात के पास आउट पहले से ही उठा रहे हैं इस स्कीम का फायदा। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आफत से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। चमोली में बादल फटने के बाद लापता अफराद की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के कई अजला में हवाई हुई लैंडस्लाइडिंग। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल की उबूरी हुकूमत की वज़ीर आज़म सुशीला कार्की से बात की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नेपाल की उबूरी वज़ीर आज़म सुशीला कार्की के साथ खुशगवार बातचीत हुई। मैंने नेपाल में हालिया वाक़े में जानी नुकसान पर अपनी गहरी ताज़ियत का इज़हार किया और अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए उनकी कोशिशों में भारत की मुस्तकिल हिमायत का इयादा किया। मैंने उन्हें और नेपाल के लोगों को कल उनके कौमी दिन के लिए अपनी दिली मुबारकबाद पेश की। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि किसी भी आम शहरी के लिए ऑनलाइन अपना वोट डिलीट करना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि मुतासरा शख्स को सुनने का मौका फराहम किए बगैर किसी वोटर का नाम नहीं हटाया जा सकता। 2023 में कर्नाटक के आलंद असेंबली हलके में वोटरों के नामों को हज़्फ करने की कुछ नाकाम कोशिशें की गई थीं और इस मामले की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक बीजेपी के सुभाष गुट्टियार ने 2018 में आलंद असेंबली सीट जीती थी, जबकि 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने जीत हासिल की थी। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ इल्जामात लगाते हैं और जब हलफनामा फराहम करने को कहा जाता है तो वो इससे मुकर जाते हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इल्जाम लगाना जानती है। राहुल गांधी बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं और फिर अदालत में माफी मांगते हैं। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि ऑनलाइन वोट काटा नहीं जा सकता और किसी का मौक़िफ़ सुनने बगैर वोट मंसूख नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से काम कर रहा है। कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे
भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ये जानकारी बीजेपी लीडर और एमपी संजय जायसवाल ने दी। मीडिया से बात करते हुए संजय जायसवाल ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने पानी भरा गुब्बारा बम फोड़ा जो रास्ते में ही गिर गया। माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार के नाते गृह मंत्री जी से मिलने आए थे और दोनों की आपस में बातचीत हुई है। अभी हम इंटरव्यू देख रहे थे राहुल गांधी जी का, सुबह से प्रचार हो रहा था कि राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। हाइड्रोजन बम नहीं, फुसफुसिया बम भी नहीं, बल्कि ये उनके द्वारा फेंका हुआ H2O गुब्बारा था और वह भी गुब्बारा सड़क पे गिर गया। मरकजी वजीर अमित शाह ने बिहार के डिहरी, रोहतास में शाहबाद और मगध इलाके के बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। अपने खिताब में मरकजी वजीर ने आरजेडी और तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि बिहार के अवाम ने उन्हें 20 साल तक मैंडेट दिया, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में बिहार की तरक्की नहीं हुई। मरकजी वजीर ने बिहार के अवाम से अपील की है कि वो रियासत की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए एनडीए की मजबूत हुकूमत बनाएं। तेजस्वी ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। बिहार में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के ग्रेजुएट बेरोजगार मर्द और खवातीन अब चीफ मिनिस्टर की सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम से मुस्तफीद होंगे और इस स्कीम के तहत उन्हें 2 साल तक 1000 रुपये माहाना अलाउंस मिलेगा। रियासत के असेंबली इंतखाबात से कबल वज़ीर आला की तरफ से किए जाने वाले ऐलानात के सिलसिले में ये एक अहम फैसला है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बेरोजगार ग्रेजुएट्स तक इस स्कीम की तौसीह का ऐलान किया और इस तौसीह से के तहत 20 से 25 साल की उम्र के ग्रेजुएट नौजवान जो मज़ीद पढ़ाई में दाखिला नहीं ले रहे हैं और मुलाजमत की तलाश में हैं, वो इस अलाउंस के अहल होंगे। ये फ़ायदा उन लोगों को फराहम किया जाएगा जिनका ना तो अपना रोज़गार है और ना ही वो सरकारी, निजी या गैर सरकारी मुलाजमतों में मसरूफ़ हैं। उन्हें चीफ मिनिस्टर की सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम के तहत 2 साल के लिए 1000 का माहाना अलाउंस मिलेगा और इससे पहले ये स्कीम उन नौजवानों के लिए दस्तयाब थी जो इंटरमीडिएट या 12वीं जमात पास कर चुके थे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि इस अलाउंस से नौजवानों को ज़रूरी तरबियत हासिल करने और मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी में मदद मिलेगी और इससे उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला अहम राहत फराहम करेगा और बेरोजगार नौजवानों को बाइख्तियार बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर इलाके में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ये वाकया कल रात 3 बजे के करीब पेश आया। 3 गांव कौंतारी लगाफाली और कुंतारी सरपानी और धुरमा सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। चमोली जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि अब तक 10 अफराद के लापता होने की इत्तला है और जबकि कई मकानात और गौशालाएं तबाह हो गई हैं। कुंतारी लगाफाली में 8 अफराद मलबे तले दब गए हैं और 15 से 20 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जहां से 2 खवातीन और 1 बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया।
और दीगर गांव में 4 अफराद लापता हैं और कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। दरियासना एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव की कार्रवाइयां कर रही हैं और अब तक तकरीबन 100 देहातियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरियासना उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आफत से मुतासरा इलाकों में जारी राहत और बचाव कामों का जायजा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने हुक्काम को मुतासरा खानदानों को फौरी मदद फराहम करने और जख्मियों के बेहतर इलाज का बंदोबस्त करने की हिदायत दी है। नंदानगर में काफ़ी बारिश हुई है, जिससे कि 5 अलग अलग तोपों में काफ़ी नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें धुरमा, कुंडी, सेरा, लगाफाली और कुंतरी प्रमुख तोप हैं जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी 10 लोगों के लापता होने की सूचना हमारे पास है और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं और जगह जगह रोड बंद है और एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम, जल संस्थान की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम सबको हमने मोबिलाइज कर दिया है और आशा है जल्दी सड़क खुल जाएगी और हम घटनास्थल पे पहुंचेंगे, क्योंकि कई जगह रोड वॉश आउट है तो पहुंचने में समय लग रहा है। हालांकि लोकल तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच चुकी है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क में वाक़ स्टेट डिज़ास्टर ऑपरेशन सेंटर से रियासत भर में शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि कुदरती आफत की शिद्दत को देखते हुए ख़ास तौर पर चमोली ज़िले के नंदानगर इलाके में राहत और बचाव के कामों में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला ने चमोली के ज़िला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी से मुकम्मल ब्रीफिंग हासिल की और हिदायत दी कि शदीद ज़ख्मियों को फौरी तौर पर एम्स ऋषिकेश में बेहतर तिब्बी देखभाल के लिए ले जाया जाए। उन्होंने कहा है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस फोर्स मुतहर्रिक हो गई और बड़ी तादाद में लोगों को बाहिफाजत निकाला गया। इलाके में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तैयारी और हम आहंगी के साथ जारी है। चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में कुदरती आफत ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लैंडस्लाइडिंग से कई सड़कें बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। मसूरी के सर्कल ऑफिसर मनोज ओसवाल ने बताया है कि सड़क को कई जगहों से नुकसान पहुंचा है और मलबा जमा हो गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि 1.5 से 2,000 सयाह मसूरी में फंसे हुए हैं और वो सभी महफूज हैं। रोड काफ़ी जगह पे डैमेज्ड है, कई जगह पे मलबा आ रखा है, कई जगह पे वॉश आउट हुआ है। संबंधित विभाग सब जगह पे अपना काम कर रहे हैं और ज़्यादातर जगह से रोड ओपनिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ एक जगह पे जहाँ पे रोड वॉश आउट हो रखी है तो उस वहाँ पे हिल साइड कटिंग हो रही है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से निकल सकें। मसूरी में लगभग 1,5-2 हज़ार यात्री रुके हैं, सब लोग सुरक्षित हैं, ऐसी पैनिक वाली कोई स्थिति नहीं है। बॉलीवुड अदाकारा और हिमाचल प्रदेश के मंडी हलके से रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत ने मनाली असेंबली हलके का दौरा किया। उन्होंने सोलंग गांव में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात का मुआयना किया। बीजेपी लीडर ने कांग्रेस के ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत पर सैलाब और राहत के लिए मरकजी हुकूमत के फंड्स को कहीं और इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। इससे पहले भी बहुत राशि दी हुई है, 2200 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 800, ऐसे न जाने कितनी राशि। आप चाहें तो मैं आपको फिनांस डिपार्टमेंट के थ्रू, नड्डा जी की टीम के थ्रू एक पूरा भेजूंगी कि अब तक हमने कितना रिलीज किया हुआ है पैसा यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है।
ये करप्शन के उन पर बहुत भारी चार्जेस जो हैं लग रहे हैं। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में सेवा पखवाड़ा के एक हिस्से के तौर पर जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलता है, सफाई मुहिम का आगाज किया गया। राजस्थान की नायब वजीर आला दिया कुमारी ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये मुहिम खास तौर पर राजस्थान के तमाम यादगारों पर शुरू की जाएगी और इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सफाई को इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दिया। आज जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं उन सबका सम्मान भी किया और आज ये अभियान सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें सारे ही हमारे मॉन्यूमेंट्स की सफाई को भी हमने लिया है और आज यहाँ जंतर मंतर में हम लोग सब मिलकर यहाँ पर सफाई करने आए हैं। इसमें क्या है कि सिर्फ एक ये पार्टी का अभियान नहीं है, ये सरकार का अभियान भी नहीं है, ये जनता का अभियान है। ये जो सफाई वाली बात है, हम सबको हमारे अंदर इस चीज़ को लेके आना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। और अब बात जन जन के प्रधानमंत्री यानी कि हम सबके वजीर आजम सीरीज की। – 2014 में एक सफ़र का आगाज़ हुआ जब एक ऐसी क़यादत मिली जिसने तब्दीली का वादा किया और इस वादे को पॉलिसी, इरादे और नताइज में बदल दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और रहनुमाई में 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए न सिर्फ मुतअद्दिद स्कीमें नाफिज की जा रही हैं बल्कि गरीब ख़वातीन, नौजवानों और किसानों की फलाह बहबूद के लिए भी वसी पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। डीडी न्यूज़ ने मोदी हुकूमत की इन कोशिशों की छानबीन की और मुख्तलिफ इक़दामात और स्कीमों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम करके तज्ज़िया किया। हम आपके लिए एक सीरीज़ ला रहे हैं अवाम के वज़ीर आज़म, जिसमें हम मोदी हुकूमत की 11 साल की दौरान मुख्तलिफ स्कीमों का हिसाब पेश करेंगे। आज इस सिलसिले के एक हिस्से के तौर पर हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश और ताकतवर क़यादत पर बात करेंगे, जिन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद से मुसलसल तारीख़ी और फ़ैसला कुन फ़ैसले किए हैं और उनकी जुर्रतमंदाना और मुस्तैद क़यादत की वजह से ही अवाम ने उन्हें मुसलसल तीसरी बार विज़ारत-उज़्मा का ओहदा सौंपा है। और पीएम मोदी के फ़ैसलों ने मुल्क को कैसे बदला है और इस पर देखिए हमारी ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। एक ऐसा लीडर जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को तब्दील किया बल्कि हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान की पहचान और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को भी बदल दिया। ये नाकाबिले तस्कीर जंग नरेंद्र मोदी की कहानी है। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के वजीर आला बने। 13 साल तक उन्होंने गुजरात को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। 2014 में कौम ने उन्हें वजीर आजम मुंतखब किया और फिर रख्म हुई एक नई तारीख। पीएम मोदी ने लोकसभा इंतखाबात में एनडीए को लगातार 3 बार अक्सरियत दिलाई। वो नेहरू के बाद पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने लगातार 3 मियादों तक अक्सरियत के साथ मुल्क की क़यादत की और वो भी बगैर किसी करप्शन के। 2014 में वजीर आजम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी बीजेपी की इंतखाबी जीत की अलामत बन गए हैं। 2014 में मुल्क ने उन्हें वजीर आजम मुंतखब किया और फिर पीएम मोदी ने एनडीए को मुकम्मल अक्सरियत के साथ लगातार 3 लोकसभा इंतखाबात में क़यादत दिलाई। उनकी क़यादत में बीजेपी की स्ट्राइक रेट में मुसलसल बेहतरी आ रही है और कौमी नक्शे पर पार्टी की गिरफ्त मजबूत हुई है, जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले जुरातमंदाना और तारीखी दोनों ही रहे हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 को मंसूख करना हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर या फिर 3 तलाक की समाजी बुराई को खत्म करना, हर कदम पर उनकी मजबूत क़यादत नजर आई। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई नेता होगा जो लगातार लोकप्रियता के शिखर पर बना हुआ है और सुशासन के द्वारा बार बार लोगों का मैंडेट उनको मिल रहा है। मोदी फैक्टर मुझे लगता है भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी के दौर में जब भी किसी ने मुल्क की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की तो उन्हें जबरदस्त जवाब मिला। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक,
2019 के एयर स्ट्राइक और हालिया ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि भारत अब दहशतगर्दी को नहीं रोकता बल्कि उसे तबाह करता है। पीएम मोदी के लिए मेक इन इंडिया महज एक नारा नहीं है, बल्कि ये खुद इन्हिसारी हिंदुस्तान की तरफ एक मजबूत कदम है। आज भारत हथियार बनाता है और दुनिया को बेचता है। ड्रोन से लेकर मिसाइल तक सब कुछ मेड इन इंडिया है। 2014 के भारत और आज के भारत में फर्क साफ है। मुल्क में एयरपोर्ट दुगने हुए हैं, हाईवे का जाल बिछ गया है, एम्स और मेडिकल कॉलेज की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी जैसा एक विजनरी लीडर ही ऐसा कर सकता है। गरीब का बैंक खाता खुलवाया जनधन से, सेहत की गारंटी दी आयुष्मान योजना से, खवातीन की रसोई में धुआं हटाया उज्ज्वला से। वजीर आजम मोदी ने बैनुल अक़वामी योगा डे के जरिए पूरी दुनिया को योगा का तोहफा दिया। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुसलसल कोशिशों की वजह से था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। G20 की सदारत करते हुए हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने वासुदेव कुटुंबकम के जज्बे का मुजाहरा किया। पीएम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने कोविड-19 वबाई इमराज के दौरान वैक्सीन मैत्री के जरिए पूरी दुनिया को राहत फराहम की और पेरिस में AI सरबराही इजलास में हिंदुस्तान ने अपनी तकनीकी क़यादत का मुजाहरा किया। बैनुल अक़वामी सोलर अलायंस एक आलमी कोशिश है जिसकी क़यादत भारत कर रहा है, जिसमें 120 ममालिक हैं जो आलमी माहौलियाती हल में भारत के किरदार को बाइख्तियार बना रहे हैं। वो रहनुमा जो जनता से सीधे मन की बात करता है, वो वजीर आजम जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जो मुल्क के हर तबके, हर अवाम से, हर फर्द से जुड़ा हुआ है, वो हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज ये नारा नहीं है, नए भारत की पहचान है। भारत के मकबूल वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 11 सालों का सफर, जिसमें सिर्फ फैसले नहीं हुए हैं बल्कि बदलाव हुए, ऐसे बदलाव जिन्होंने भारत को आलमी नक्शे पर मजबूती से खड़ा किया। सूरज मोहन झा की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो ये थी खबर जन जन के प्रधानमंत्री यानी कि हम सबके वजीर आजम सीरीज की। आगे बढ़ते हैं, जहां चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र V अनंथा नागेश्वरन ने GST की अहम इस्लाहात को GDP की तरक्की के लिए अहम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि GST इस्लाहात का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की पर नुमाया असर पड़ेगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि जब लोगों में ज़्यादा खर्च करने की ताकत होगी तो तलब और पैदावार में इजाफा होगा और इस तरह से आमदनी में इजाफा होगा। Naturally, as I just mentioned, you have higher purchasing power in the hands of the people when the rates come down, and naturally that leads to a virtuous circle of demand, production, increase in capacity, which in turn contributes to income growth of people. So that is how it triggers a virtuous circle. So the contribution, even though it may be hard to quantify right now, we have to wait for some data to come through, the impact will be quite significant and positive for GDP growth. और भारत ने अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के साथ अपनी वाबस्तगी का इयादा किया है। अफ़गानिस्तान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सहमाही ब्रीफिंग से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे परव थनैनी हरीश ने इंसानी इमदाद फराहम करने और अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए सलाहियत साजी के इक़दामात को नाफिज करने में भारत की तरजीहात पर जोर दिया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।